तो आज की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर आज फैसले की घड़ी है। आज रात यूएस की चिट्ठी में भारत के नाम की संभावना कम है। यूएस के साथ भारत की अलग से अंतरिम डील होने की उम्मीद है। डिटेल्स लेते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी बताएं, आज रात अमेरिका की तरफ से जो लिस्ट जारी होगी उसे लेकर आपके पास क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है? देखिए दरअसल डील को लेकर के आज का दिन वाकई काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण दो लिहाज से है। पहली बात तो ये कि यूएस ने साफ तौर से ऐलान किया है कि 15 देशों को आज चिट्ठी भेजना शुरू करेंगे 12 बजे से। भारतीय समय के हिसाब से 9:30 बजे रात के आसपास चिट्ठियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। अब जो चिट्ठी आएगी वो डील की चिट्ठी आएगी, इसकी संभावना कम है। और उस चिट्ठी में भारत के नाम से भी चिट्ठी आएगी, इसकी भी संभावना कम जताई जा रही है। अगर भारत के नाम से चिट्ठी नहीं आती है तो जो बहुत अटकलें हैं, जो सूत्र बता भी रहे हैं कि एक अलग से डील भारत से ऐलान किया जा सकता है। अब डील में जो आपने पूछा कि किस बात पर सहमति बन रही है, तो जिस पर सहमति बन रही है उस पर काफ़ी हद तक संभावना है कि यूएस के कई सारे इंडस्ट्रियल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो भारत आएंगे, उस पर जो अभी भारत इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, उस इंपोर्ट ड्यूटी में या तो बड़ी कटौती करेगा या फिर वो इंपोर्ट ड्यूटी कुछ कई सारे आइटम पे जीरो होता हुआ आपको दिखेगा। दूसरी तरफ भारत के भी कई सारे आइटम है जो यूएस में जाके एक्सपोर्ट होता है, वहाँ पर भी यूएस में कई सारी चीज़ों पे आप ड्यूटी या तो खत्म होता देखेंगे या फिर ड्यूटी में कटौती होता हुआ देखेंगे। यहाँ पे भारत ने अपनी तरफ से जो मांग की है वो ये कि स्टील पे, एल्यूमिनियम पे, ऑटो पार्ट्स पे यूएस ने ड्यूटी बढ़ाई है, उस ड्यूटी को वापस से पुराने स्तर पे ला दे, तो वो भी डील का हिस्सा होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन अब जो डील है वो लगभग डील सील हो चुकी है, इसके औपचारिक ऐलान होने की संभावना है और आज रात तक ना हो लेकिन बहुत जल्द हो सकता है। थोड़ी सी राहत यहाँ मिलती हुई दिख रही है कि 9 जुलाई की जो आखिरी तारीख थी, अब ये संभावना है कि 9 जुलाई की जो आखिरी तारीख है वो बढ़ करके 1 अगस्त हो जाएगी कि अगर डील नहीं होती तो रेसिप्रोकल टैरिफ आपको 26% होगा। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं ट्रेड डील पर भारत को अमेरिका के दबाव में नहीं आना चाहिए। भारत को यूएस के साथ अपनी शर्तों पर ट्रेड डील करनी चाहिए, ये कहना है सीआईआई के नए प्रेसिडेंट राजीव मेमानी का। सीआईआई के प्रेसिडेंट राजीव मेमानी से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। हमारे साथ इस वक्त सीआईआई के नए प्रेसिडेंट राजीव मेमानी है। राजीव ई&वाई के चेयरमैन भी हैं। सर, सबसे पहले तो यूएस और जो हॉट टॉपिक है यूएस और इंडिया का ट्रेड डील, उसके बारे में बात करना चाहेंगे। खासतौर पे कि अभी बहुत कम वक्त बचा हुआ है। हालांकि जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है उन्होंने संकेत दिए हैं कि डील टाइमलाइन में नहीं होगी। आप लोगों को क्या कंसर्न है? आपको लगता है कि पहले तो ये कि आपको लगता है कि जो डेडलाइन है 9 जुलाई तक की उसमें ही हो पाएगी? ये बहुत जल्दी जो भी नेगोशिएशन हो रही है काफ़ी स्पीड से हो रही है। और दूसरा, कॉमर्स मिनिस्टर ने भी बाकी भी शाखाएं जो सरकार की हैं उन्होंने इंडस्ट्री के साथ काफ़ी समय व्यतीत किया है ये समझने के लिए कि क्या इश्यूज़ हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ तकलीफ़ आ सकती है, कहाँ कहाँ लोगों की चिंताएं हैं। और उसको अच्छी तरह समझने के बाद उन्होंने पूरा और हर एक इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री सीआईआई के तरफ से सीआईआई कई इंडस्ट्रीज़ कई को लेकर इश्यूज, कंसर्न्स बनाकर, अपॉर्चुनिटीज़ बनाकर सरकार के साथ काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुए हैं। तो इससे ये बात तो बिल्कुल साफ है कि सरकार ने बहुत डिटेल वर्किंग की है, गवर्नमेंट ने अंडरस्टैंडिंग की है कि क्या इश्यूज़ है, क्या कंसर्न्स है, जिससे उसको सही तरीके से जब नेगोशिएशन चल रहा हो आप उसको अच्छी तरह हर एक चीज़ों का इम्पैक्ट समझा जाए और वो उसका इम्प्लीकेशन करा जाए। और जो मंत्री जी ने ये भी बोला कि कोई ऐसी डेडलाइन नहीं है और अगर ये तभी करेंगे अगर भारत के हित में हो, तो इंडस्ट्री बिल्कुल उसके साथ खड़ी है कि हमें वही करना चाहिए, चाहे किसी एक इंडस्ट्री का फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा हो, पर जो चीज़ भारत के हित में है, ओवरऑल हित में है, वही करना चाहिए। हो सकता है इसमें हो, नहीं हो, कुछ दिन आगे हो, कुछ दिन पीछे हो, वो ठीक है।
चलिए बात अब करते हैं ब्रिक्स समिट की। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स समिट में सदस्य देशों ने 31 पेज और 126 पॉइंट वाला साझा घोषणा पत्र जारी किया। इसमें पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई। ब्रिक्स घोषणा पत्र में आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रतिबद्धता भी दर्शाई गई। वहीं ब्रिक्स समिट में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर सहमति बनी। समिट से प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद आज मानवता के लिए सबसे बड़ी और गंभीर चुनौती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला भारत की आत्मा पर हमला था। भारत की अस्मिता और गरिमा को निशाना बनाया गया। पीएम मोदी ने कहा कि आतंक का समर्थन करने वालों पर प्रतिबंध लगे। All the leaders have condemned Pahalgam terrorist attack in strongest terms. He underlined that the attack, the Pahalgam attack, terror attack, is an onslaught on the entire humanity. He also noted that those funding, promoting and providing safe havens to terrorists must be dealt with in the harshest terms. वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि जो भी देश ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ खुद को जोड़ते हैं उन पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। ये बयान उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया है। हालांकि ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि वो अमेरिका विरोधी नीतियां किसे मानते हैं। बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया है और उसके बाद से ही दुनिया में हमारे हथियारों की मांग बढ़ रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आज हमारे डिफेंस सेक्टर की ओर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने शौर्य दिखाया है हमारे सेना के जवानों ने, जो हमें डोमेस्टिक इक्विपमेंट की क्षमता का प्रदर्शन किया है, उसके बाद हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट्स की ग्लोबल डिमांड और बढ़ रही है। अब आपको शेयर बाजार का पूरा अपडेट बताते हैं। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार दायरे में रहा। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 10 पॉइंट चढ़ा तो वहीं निफ्टी बिना बदलाव के 25,461 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में हालांकि गिरावट देखने को मिली। पूरी जानकारी दे रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का पहले कारोबारी दिन अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करी जाए तो काफी ज्यादा चॉपीनेस हमें देखने को मिली है। एक रेंज बाउंड मोमेंटम मार्केट के अंदर आज देखा गया है। निफ्टी की बात करी जाए तो 25,450 के लेवल पे जाके क्लोज हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी में भी एक गिरावट हमें देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। देखिए, Q1 के अपडेट आए थे FMCG कंपनीज के, जिसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम पूरे ही इंडेक्स में हमें देखने को मिला है। निफ्टी गेनर्स की बात करी जाए तो हिंदुस्तान यूनिलीवर 3% के गेन यहाँ पे देखने को मिले। नेस्ले इंडिया 1.5% की बढ़त, टाटा कंज्यूमर 1.25% और जियो फाइनेंशियल में करीब 1% का इजाफा आज के सत्र में देखने को मिला है। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम लूजिंग स्ट्रीक की बात करी जाए तो आज जो डिफेंस शेयर्स थे वहां पे कमजोरी हमें देखने को मिली है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स करीबन 0.3% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। टेक महिंद्रा 2%, ONGC में हमें करीब 2% की कमजोरी देखने को मिल रही है और अल्ट्राटेक सीमेंट में भी करीब 1.5% का हमें डाउनसाइड देखने को मिला है। ऑयल एंड गैस में काफी ज्यादा गिरावट थी, जिसके चलते यहाँ पे एक्शन रहा है। मिड कैप की बात करी जाए तो कमेंस इंडिया करीबन 3% के गेन्स देखने को मिले हैं। पेट्रोनेट LNG में भी 3%, PB फिनटेक की बात करी जाए तो 2% के गेन यहाँ पे रहे हैं और नायका क्वार्टरली अपडेट्स आए थे, जिसके बाद ये हमें शानदार 2% की तेजी आज के सत्र में देखने को मिली है। अगर गिरावट वाले शेयर्स की बात करें तो इंडस स्टार में करीबन आज 4% की गिरावट देखी गई है। जुबिलेंट फूड वर्क यहाँ पे क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं। जो इनका टर्की का बिजनेस है वहाँ पे एक स्लगिश ग्रोथ देखने को मिली है, जिसके बाद यहाँ पे एक गिरावट देखी गई है। भारतीय एक्साकॉम में भी करीब 0.4% की गिरावट और MRPL की बात करी जाए तो यहाँ पे भी हमें 0.4 से 4% की गिरावट आज के सत्र में देखने को मिली है। अगर हम जिस्ट ऑफ द मार्केट समझे तो एक कंसोलिडेशन में ही आज मार्केट जाके बंद हुआ है। इस बीच आपको बता दें, जेन स्ट्रीट मामले पर सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जेन स्ट्रीट मामले में जो हुआ वो निगरानी का मुद्दा था। सेबी चेयरमैन ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि बाजार में इस तरह के और जोखिम शामिल हैं। So can you confirm if anybody else will also be investigated about Jain Street on the allegation? Any other entities? नहीं, वो तो I've said yesterday also I've said that we are watching. It is basically surveillance issue and obviously surveillance at both at the exchange level and SEBI level will continue and will also we will also
upgrade those surveillance measures. And I don't think there are very many other risks which you are posing. विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में छोटे और मझोले कारोबारियों की भागीदारी काफी अहम रहने वाली है। इस मकसद से देश के अलग अलग शहरों में एमएसएमई के साथ राउंड टेबल डिस्कशन हो रहे हैं। इसी सिलसिले में अहमदाबाद के एमएसएमई के साथ हुई बैठक में यह आम सहमति बनी कि अगर एमएसएमई अभी की तरह ही जीडीपी में 15% का योगदान देते रहे तो भारत को विकसित भारत बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तौर से उसमें एसएमई लगभग 32 से 33% योगदान देती है फॉर द जीडीपी ऑफ आवर कंट्री। तो अगर एमएसएमई सेक्टर 15% ग्रोथ अचीव करे और एक्सपोर्ट्स में एक्सेल करे तो उसका फिर योगदान जो हमारे जीडीपी में आएगा दैट विल बी 1/3 विच विल बी 5%। तो 8% जो जीडीपी ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं वो उसमें से 5% तो एमएसएमई सेक्टर से आ जाएगा। So therefore, the role of MSME sector is extremely important in this Amrit Kal period of journey to 2047. अब खबर बिहार से, जहां बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर बवाल मच गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव और चुनावी सुधार संस्था एडीआर ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस फैसले से लाखों मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं और ये फैसला न केवल गलत है बल्कि मनमाना भी है। साथ ही आपको बता दें, आरजेडी के सांसद मनोज झा ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उनका कहना है कि चुनाव करीब है और ऐसे में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन करना ठीक नहीं है। 20% लोग आपने स्वयं हमसे मीटिंग में कहा बिहार के बाहर पलायन करके रहते हैं, लेकिन वो चुनाव के दौरान आते हैं। हमने अपना भी उदाहरण दिया कि हम में से कई लोग दिल्ली में नौकरी करने के 10-12 वर्षों बाद तक बिहार के ही वोटर रहे, यहाँ नहीं बनवाया। ये हकीकत है हमारे समाज की। निशाने पे कौन है? डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट स्टेट है सबसे ज्यादा बिहार। आप ये हकीकत सब लोग जानते हैं। इस पर सरकार के पास आंकड़े उपलब्ध हैं, बावजूद उसके आप हठधर्मिता त्याग नहीं। इससे पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर राज्य और केंद्र की सरकार पर हमला बोला और चुनाव आयोग के इस फैसले को वोटबंदी करार दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में वोटबंदी की गहरी साजिश की जा रही है। साथ ही ये भी दावा किया कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोटों को काटा जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ फर्जी वोट जोड़े जा रहे हैं। परसों हम लोग जो है 5 जुलाई को इलेक्शन कमीशन गए थे, वहां अपनी बात को हम लोगों ने रखा और मजबूती के साथ जो है जो भी शंकाएं थी, सवाल था, इलेक्शन कमीशन के जो बिहार के जो हेड है उनके सामने हम लोगों ने रखा। लेकिन चिंता इस बात की है कि कोई सवाल का कॉन्क्रीट जो जवाब आना चाहिए, स्पष्टीकरण जो आना चाहिए, क्लैरिटी जो होना चाहिए, वो हम लोगों को अब तक नहीं मिला है। तो बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वहीं चिराग पासवान ने भी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी पर ही आज का आवाज अड्डा आप देखें। बिहार में चुनाव किसका चलेगा दाव, शाम 7:57 पर। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगर आप गूगल और एप्पल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपना पासवर्ड बदलने की ज़रूरत है। एप्पल, गूगल, फेसबुक, टेलीग्राम के 16 अरब पासवर्ड लीक हो चुके हैं। साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने इस पर एडवाइजरी जारी की है। ऐसे में आपको क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है, बता रहे हैं असीम मनचंदा। अगर आप गूगल, एप्पल, फेसबुक और टेलीग्राम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो एक खबर आपके लिए है। साइबर रिसर्चर ने दावा किया है कि इनसे जुड़े हुए 16 बिलियन पासवर्ड ऑनलाइन लीक हो चुके हैं। इसको लेकर के जो भारत की साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है उसने भी एक एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि इन सभी वेबसाइट के जो भी क्रेडेंशियल्स हैं, खासतौर पर चाहे वो आपका यूजर नेम हो, उसके साथ जुड़ा हुआ पासवर्ड हो, उसके साथ साथ
ऑथेंटिकेशन टोकन हो या फिर मेटाडेटा हो, वो सारा इजीली रीडेबल फॉर्मेट के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध है। तो इससे क्या होगा, इससे पहले सबसे पहले जो भी हैकर होगा वो आपके अकाउंट को शिकार करेगा, आपका जो आपकी आइडेंटिटी है वो थेफ्ट कर सकता है, आपके अकाउंट को टेक ओवर कर सकता है। इसके साथ साथ आप फिशिंग या सोशल इंजीनियरिंग का भी शिकार बन सकते हैं। तो आपको इसको लेकर के कई सारी सावधानियां बरतने की जरूरत है। सर्ट ने कहा है कि सबसे पहले तो आपको अपना पासवर्ड अपडेट करने की जरूरत है। आप इसके लिए एक मजबूत पासवर्ड का चयन कीजिए। इतना ही नहीं, आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी आप इसके साथ साथ अनेबल कर सकते हैं। आजकल कई सारी वेबसाइट जो है पासकी का ऑप्शंस दे रही है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको अपना जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उसको हमेशा अपडेट रखने की जरूरत है। आपकी सावधानी आपको सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं उसको किसी और के दूसरे के पास जाने से रोकेगी। और इतना ही नहीं, आपको जो बैंक अकाउंट है उसको भी खाली होने से बचाएगी। असीम मनचंदा, CNBC आवाज, दिल्ली। तो पासवर्ड लीक मामले को पूरी तरह से समझेंगे और आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट पर सुरक्षा सेवाएं देने वाली तुर्की की कंपनी चलेबी को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी बीकेएस द्वारा सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा है। राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से बीकेएस ने चलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज और चलेबी दिल्ली कार्गो की मंजूरी रद्द की थी। कंपनी ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है। तो भारत 2036 में होने वाले ओलंपिक्स गेम्स की तरफ कदम आगे बढ़ा रहा है। स्विट्जरलैंड में ओलंपिक्स हेडक्वार्टर लुजान में भारत ने 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजा है। अगर भारत को ओलंपिक्स की मेजबानी मिलती है तो इसका आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में किया जाएगा। इसे लेकर आगे की तैयारी किस तरह की होगी, बता रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। इस वक्त मैं अहमदाबाद के नारायणपुरा वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने खड़ा हूं। आप देखिए कि कितना शानदार ये स्टेडियम बनाया गया है, जहां पर ओलंपिक समेत वर्ल्ड की अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहां पर होने वाली है। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन गुजरात सरकार ने GSIDC नाम की एक कंपनी बनाई है जो कि 6000 करोड़ की लागत से ऐसे 6 और स्टेडियम बनाएगी। अभी गुजरात के अंदर 31 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मौजूद है और नए 30 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहे हैं। अहमदाबाद गांधीनगर में ही ओलंपिक की 80% जो गेम है उसको आयोजित करने का यहां पर टारगेट रखा गया है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ओलंपिक की ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी होगी। इतना ही नहीं, लेकिन 2036 से पहले यानी कि इसी साल के अंत तक कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग गेम का भी आगाज हो जाएगा। तो हजारों देश विदेश के खिलाड़ी यहां पर इसी साल से लगातार आते जाएंगे और अहमदाबाद फिर से एक नई पहचान स्पोर्ट्स के रूप में बना पाएगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। मॉनसून ने जहां एक तरफ गर्मी से राहत दी है, वहीं भारी बारिश ने कई राज्यों में चुनौतियां खड़ी कर दी है। कहीं राहत है तो कहीं आफत है। पहाड़ों में तो बारिश कहर बनकर टूटी है। मैदानी इलाकों में भी कई जगह बारिश से हाल बेहाल है। देश भर में इस साल समय से पहले आया मॉनसून तेज रफ्तार पकड़ चुका है। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश से हालात चिंताजनक बन गए हैं। चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी जैसे जिलों में भूस्खलन और सड़क टूटने की घटनाएं बढ़ गई हैं। भारी बारिश का 4 धाम यात्रा पर भी भारी असर पड़ा है। उत्तरकाशी में 7 और 8 जुलाई को भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सभी विभागों को अलर्ट रहने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते हालात चिंताजनक बने हुए हैं। महाराष्ट्र के पालघर जिले में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। जिले के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। नासिक के गोदावरी नदी क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। गोदावरी नदी में बाढ़ आने से इलाके में कई छोटे बड़े मंदिर पानी में डूब गए हैं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में भारी बारिश की वजह से अनूपपुर से अमरकंटक जाने वाले रास्ते पर यातायात बाधित हो गया है। बारिश का पानी घरों में घुस गया है। बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं।
गुजरात में भी लगातार बारिश का कहर जारी है। कच्छ में हो रही मूसलाधार बारिश से भुज, मांडवी, नखत्राना, अबडासा, गांधीधाम, भचाऊ और अंजार में हालात खराब हैं। भारी बारिश से कच्छ की नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में भारी जलभराव देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश से तापमान में कमी तो आई है, लेकिन जगह जगह पानी भरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लगातार बारिश की वजह से गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद जाने वाले यात्रियों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी लगातार हो रही बरसात लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी है। मौसम विभाग के मुताबिक जून और जुलाई में देश के कई राज्यों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिससे बाढ़, भूस्खलन और जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।